नमस्कार साथियों। राजनीतिक विश्लेषण की इस कड़ी में जो हमारी शुरुआत है वो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ। एक कहावत याद आ रही है कि अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो आपको सिस्टम में आना होगा। यह बात आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहले से ही समझ में आ गई थी। आरएसएस की स्थापना की मैं बात करूं तो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। स्थापना से लेकर अब तक जो टाइम है, इस आरएसएस बहुत विवादों से घिरा रहा। चाहे वो 1948 में महात्मा गांधी की जो मृत्यु पर उसके जो संलग्न के लगे हुए आरोप हो, चाहे 1966 में सरकारी तंत्र में कर्मचारियों में अपना हस्तक्षेप हो, चाहे से 1975 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगा प्रतिबंध हो, चाहे से 1992 में जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस में लगा बैन हो। आरएसएस को एक बात पहले से पता थी कि अगर भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ और अपनी विचारधारा को फैलाना होगा या अपनी क्षमताओं को मजबूत करना होगा तो उसका एक ही सीधा मार्ग है कि वो सिस्टम में आए, वो इस राजनीतिक संगठन में आए और आकर अपनी विचारधारा को प्रभावित करें। इसी के साथ शुरुआत होती है। मैं उस सन को याद करना चाहूंगा 1951, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में। वहां से लेकर पार्टी 1975 जो इमरजेंसी था उसके बाद में जनता पार्टी में विलय हो गई। जैसे ही आपातकाल हटा 1980 में जनता पार्टी में आपस में फूट पड़ी और आपस में फूट पड़ने के बाद पार्टी ने सोचा कि क्यों ना अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाया जाए। इससे हटकर पार्टी ने 1980 में जो जनता पार्टी थी, जो उसके अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, तो पार्टी के अंदर एक गुप्तगू होने लगी कि जनसंघ को आरएसएस के जो कनेक्शन होने की कहानी से बाहर निकाला जाएगा। इसी बीच जो जनसंघ के जो सदस्य थे उन्हें भी पता चल गया था कि उन्हें जनता पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 5 अप्रैल को खुद अलग होकर जो फिरोज शाह मैदान था दिल्ली में, उनमें उन्होंने एक सम्मेलन किया। उसमें करीब 3000 लोग सम्मिलित हुए और पार्टी ने जो जनसंघ ने उसे एक नई पार्टी बनाने की सोची। शुरुआत में जो पार्टी में जो विचारधारा को लेकर काफी मतभेद थे, शुरुआत में पार्टी के अध्यक्ष महासचिव को लेकर काफी मतभेद थे, परंतु उस टाइम के जो प्रभावी और करिश्माई जो व्यक्तित्व थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो उन्होंने उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी को तो अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में, जिसकी 5 अप्रैल 1980 के सम्मेलन के बाद स्थापना की जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष बनाया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को महासचिव बनाया गया। वहां से पार्टी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए पहले तो पार्टी में जो पार्टी का चिन्ह था उससे कमल के फूल को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, काफी मतभेद था पार्टी के अंदर। पार्टी के कई सदस्यों का मानना था कि हमें पुरानी जो जनता पार्टी है उसी की विचारधारा को लेकर चलना चाहिए और हमें एक दावा करना चाहिए कि हम पुरानी जो जनता पार्टी है उसी के कुछ अंश है या वही जो पुरानी जनता पार्टी है जो नई बीजेपी स्थापित हुई है उसी का एक रूप है। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी एक लिबरल विचारधारा के थे। उनका मानना था कि हम नई विचारधारा के साथ चलेंगे। अब जब पार्टी की नई स्थापना हुई है तो नई ही विचारधारा लेकर चलेंगे। तो इन्होंने कमल के फूल को पार्टी के प्रतीक के रूप में चुना और पार्टी के जो विचारधारा थी उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। तत्कालीन आरएसएस के जो अध्यक्ष थे, जो बाबा साहेब कुछ उनका नाम था, बाबा साहब देवस ऐसा कुछ नाम था जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उन्होंने काफी विरोध जताया इस पार्टी का कि आप बात कर रहे हो उस जनसंघ के विचार आरएसएस के रूट से मिलने के और आपकी जो विचारधारा है वो गांधीवादी समाजवाद की है। ऐसा तत्कालीन जो राजनीतिक विश्लेषकों का उनका मानना था कि जो गांधीवादी समाजवाद था वो जैसे कि कांग्रेस की जो कट कॉपी पेस्ट है, कांग्रेस की विचारधारा का ही कट कॉपी पेस्ट है। तो उन्होंने इसको इनकी जो मध्य मार्ग की विचारधारा उनको समर्थन नहीं किया तत्कालीन आरएसएस ने। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि गांधीवादी समाजवाद हमारा मार्क्सवाद समाजवाद से बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो मार्क्स का समाजवाद है वो समाजवाद कहता है कि जो जिनका शोषण हुआ है, जो नीचे तबके के जो वर्ग है, किसान वर्ग है, ऐसे कुछ जो मजदूर वर्ग है वो एक दिन क्रांति करेंगे और जो पूंजीवादी वर्ग है उन्हें समाप्त कर देंगे। ऐसा कुछ
जो मार्क्स का समाजवाद था, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट किया कि जो हमारा समाजवाद है वो पंडित दीनदयाल वाला समाजवाद है। वह समाजवाद है जो जन कल्याणवाद और मानववाद पर प्रबल जोर देता है। तो ये थी पार्टी की जो शुरुआत 1951, जहां से इनकी जो जड़ें मानी जाती है, वहां से लेकर जो इनका जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एरा था वहां तक 2004 तक। शुरुआत में पार्टी जो मैं बताना चाह रहा हूँ 1980 के दशक से लेकर 1985 तक हम मान सकते हैं, जो पार्टी मध्य मार्गी पार्टी थी, गांधीवादी समाजवाद को अपना मुख्य विचारधारा मानती थी। परंतु जैसे ही 1985 के दशक के बाद की हम बात करते हैं, वहां से शुरुआत होती है लाल कृष्ण आडवाणी जी का एरा। 1986 में पार्टी के अध्यक्ष बने थे और वहां से जो पार्टी की विचारधारा हो प्रबल हिंदुत्ववाद पर जोर देने लग गई। वो चाहे राम मंदिर वाला मुद्दा हो, चाहे 370 को हटाने का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी समान नागरिक संहिता लगाने का मुद्दा हो, पार्टी ने अब कोर एजेंडा जो वो था वो प्रबल हिंदुत्ववाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। इसी बीच पार्टी ने इस एजेंडे को लेते हुए जो भारतवर्ष में जो हिंदू वोटर्स थे उनमें अपनी पहचान बनाई और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। मैं आपको एक सन का उदाहरण देना चाहूंगा। 1991 में जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक जो रथ यात्रा की जो घोषणा की थी, जो रथ यात्रा थी राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा थी, उसने कहीं ना कहीं भारतीय विचारधारा की उस भारतीय विचारधारा की राजनीति की उस टर्निंग पॉइंट को जन्म दिया, जहां से प्रबल हिंदुत्ववाद कहीं ना कहीं एक चरम उत्कर्ष पर पहुंचा और पार्टी ने अपने आप को प्रबल हिंदुत्ववाद की जो रक्षक के रूप में अपने आप को प्रूव किया। लाल कृष्ण आडवाणी के एरा के बाद शुरू होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का एरा, जहां 1998 से 2004 तक इन्होंने अपनी सरकार बनाकर रखी। इस टाइम जो था वो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था इस पार्टी का। कहीं ना कहीं पार्टी को अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था। यह पार्टी कई अन्य पार्टियों के सहयोग से चल रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सेक्युलरिज्म का कुछ मात्रा में सेक्युलरिज्म को अपनाया और कुछ मात्रा में सुशासन पर जोर दिया। चाहे 1998 का परमाणु परीक्षण हो, चाहे कई नई आर्थिक नीतियों को लाना हो, ऐसी कुछ विचारधाराएं अपनाकर पार्टी ने अपने आप को एक सुशासन का प्रतीक समझा। पर फिर मुझे यहाँ एक कोट देना जरूरी है। वो कोट है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी नहीं कहा कि हम कोर हिंदुत्व को लेकर चलेंगे। उनका मानना था कि हिंदुत्व भी इस देश की अपनी एक विचारधारा है, इसे लेकर चलना चाहिए, सांस्कृतिक विचार। पर वो कट्टरवादी नहीं थे। मुझे एक कोट याद आ रहा है, जब वो कोंकण अभियान के समय थे, उन्होंने कहा था कि मैं पश्चिमी घाट पर समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर भविष्य के बारे में पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अंधेरा छुपेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। यह उनका एक वो था, सिंबोलिज्म था कि पार्टी कैसे भारत के जो अंधकार में बेरोजगारी, गरीबी जो एक जाल फैला हुआ है, उसे कैसे पार्टी समाप्त करेगी। पर फिर शुरुआत होता है पार्टी का विपक्ष में जाना। करीब करीब पार्टी 2004 के बाद में एक दशक तक पार्टी विपक्ष में रही। यहाँ पार्टी में कई संगठनात्मक परिवर्तन हुए। संगठनात्मक परिवर्तन जैसे पार्टी ने अपने संगठन को एक केंद्रीकृत इकाई दी, पार्टी ने और प्रबल हिंदुत्ववाद पर जोर दिया और पार्टी ने बूथ स्तर पर आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कोई हमारे जो ग्रामीण हम वोट देने जाते हैं तो हमारा जो बूथ होता है जहाँ पर हम अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो वो कहलाता है बूथ स्तर। मतलब राजनीतिक पार्टी का छोटा स्तर, जहाँ से मतलब हम तो पार्टी की नींव हिलती है, वो बूथ स्तरीय होता है। तो वहां पर इन्होंने जोर दिया, बूथ स्तर पर अपने एक संगठनात्मक इकाई बनाई और जो कार्यकर्ताओं थे उन पर प्रबल जोर देकर अपने आप को फैलाने का वो किया। फिर दौर आता है 2014, जहां से नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता है। यहाँ पार्टी ने अपने आप को प्रबल हिंदुत्ववाद को तो माना ही, परंतु धीरे धीरे पार्टी ने अपना जो राजनीति का सामाजिक आधार था उसे काफी हद तक बढ़ाया। शुरुआत में पार्टी जो उच्च वर्ग या शहरी वर्ग के जो ब्राह्मणवाद तक पार्टी को सीमित माना जाता था, परंतु इस नरेंद्र मोदी के एरा में पार्टी ने चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, इन सभी कास्ट को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया और कई हद तक ये कामयाब भी रहे। पार्टी ने धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए एक जन कल्याणवाद और एक नए आर्थिक राष्ट्रवाद को
जन्म दिया। यहाँ पार्टी का जो मेन एजेंडा बन गया वो था कि हम देश को हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएंगे। मोदी एरा की बात की तो कैसे पार्टी गांधीवादी समाजवाद से जन कल्याणकारवादी और एक आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर प्रबल हुई। यह तब बीजेपी की विचारधारात्मक और इसका जो संगठनात्मक कैसे कैसे बीजेपी में मोड़ आए ये परिवर्तन था। अब मैं चाहता हूं कि वर्तमान बीजेपी का विश्लेषण किया जाए। वर्तमान बीजेपी कैसे बीजेपी है? क्या इसने अपने विचारधारा के साथ पूर्ण तक समझौता कर लिया? क्या अब बीजेपी उस आरएसएस की विचारधारा में अपने आप को विश्वास नहीं मानती? क्या आरएसएस बीजेपी से दूर जाता जा रहा है? मैंने वो आरएसएस के प्रमुख जो अभी थे उनका एक बयान आया था, अखबार में आया था कि बीजेपी का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। देखो ऐसा अनौपचारिक तरीके से कहा जा सकता है, परंतु आज भी आरएसएस बीजेपी आरएसएस के पीछे है। तभी तो जो आज कांग्रेस का जो कोर एजेंडा है वो है आरएसएस को टारगेट करना है। बीजेपी के साथ साथ वो आरएसएस को टारगेट करती है क्योंकि आज भी भारत में एक ऐसा तबका है जो आरएसएस गलत निगाहों से देखता है या उसे एक राष्ट्र विरोधी संगठन के रूप में मानता है। तो कांग्रेस इसी विचारधारा को लेकर आगे चलती है। अब हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो है वर्तमान बीजेपी का।